चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया था कि डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सही है। आज हम जानेंगे कि जो अगला टॉपिक है अपना उसके बारे में थोड़ी डिटेल वाइज बात करें। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है अगले टॉपिक का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गाउस लॉ एक टॉपिक है हमारे पास जिससे हम मल्टीपल रीजन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा हम वो फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। यस सुन, अब आगे चल, जैसे हमने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर लिया था कि एक पॉइंट चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास कोई 2D सरफेस आ जाए या कोई 3D सरफेस आ जाए, कोई लाइन आ जाए, कोई शीट आ जाए, ठीक है, ऐसी अगर सरफेसेस आती है उनके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो पॉइंट पॉइंट पर चार्ज करके तो हम निकाल नहीं सकते उनका। तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ तो चाहिए होगी न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। तो वही चीज़ हमारे पास क्या है कि वो उसके लिए हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसकी हेल्प हम यहाँ से उन चीज़ों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम उन पर्टिकुलर रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे कि हमें बताया कि हमारे पास अगर कोई चार्ज है Q तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगा, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें पता है इनफाइनाइट डायरेक्शन तक जा रहा होगा। ठीक है, अब मान लो मैं किसी भी डायरेक्शन में एक 2D डायग्राम का कोई शीट रखता हूँ या कोई सरफेस रख देता हूँ। ठीक है, मैंने कोई सरफेस रखी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, चाहे कुछ ना कुछ लाइंस उस सरफेस में से उसमें से पास हो, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सरफेस के अंदर से पास हो रहा हो। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर सरफेस पर लिंक हो रहा है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर लग रहा है, वो जो वैल्यू है आपको, यानी कि वो जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन आपको बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे हमें पता चल रहा है। वापस समझते हैं कैसे, कि मान लो हमने कोई सरफेस ली, ये हमारी सरफेस, वो सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ लिंक हो रही होगी, इंटरफेयर कर पा रही होगी, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ से शो करते हैं फाई से। तो फाई क्या होता है? हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ये पासिंग थ्रू है सरफेस भी हम कह सकते हैं। अभी क्लोज्ड हम नेम नहीं लेंगे, रीजन बताएंगे इसका, हम लिख लेते हैं अभी सरफेस। हमने क्या कहा, किसी भी सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, यानी कितना इंटरेक्शन के बीच में हो रहा है, वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो सारी बात। सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स आएगा सबसे पहले। और दूसरा हम कह सकते हैं कि वो फ्लक्स उसके एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? साथ के साथ एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है जितना मैं एरिया उसका बड़ा करूंगा उतना ज़्यादा फ्लक्स में लिंकेज होगा। और एक और चीज़ आती है कि फ्लक्स जो है एंगल पर भी डिपेंड करता है। कैसे? हम बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई शीट है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई शीट ली मैंने और यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, फील्ड आ रहा है। अब वो फील्ड बिल्कुल अगर उससे ऐसे कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन करेगा। लेकिन अगर यही फील्ड कुछ ऐसे रोटेट कर जाए तो उसका इंटरेक्शन कम होता जाएगा और यहाँ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो एंगल पर भी यहाँ डिफेक्ट पड़ा। अब कैसे? अब एंगल हमें पता है कि सरफेस जो होती है उसकी सरफेस का जो वेक्टर होता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर। तो इसका हम वेक्टर की डायरेक्शन को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, या तो इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है। तो हमने वेक्टर की डायरेक्शन ले ली कुछ ऐसे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से आ रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में जो एंगल बन रहा है अभी कितना डिग्री है? 0। तो ना एक साथ लाइन तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ जनरेट हो रहा होगा। अब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, लेकिन इसकी अगर मैं रोटेट करता हूँ यानी कोई ना कोई एंगल दे देता हूँ तो उस एंगल की वजह से क्या होगा, उसकी फील्ड इंटरेक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया वेक्टर के एंगल की बात है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी बात कर, और वो मैक्सिमम अगर 90 डिग्री हो जाए तो आपका फील्ड इंटरेक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एंगल फिर भी डिपेंड करता है। अब एंगल की कौन सी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 2 वैल्यूज होती है, मैक्सिमम साइन या कोस में, किस पे डिपेंड कर रहा है?
अब यहाँ हम कह रहे हैं कि सर 90 डिग्री हो जाए तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें 90 डिग्री होने पर वैल्यू 0 मिल जाती है? साइन का तो नहीं होता, कोस का होता। तो हम कहेंगे एंगल के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, जो कि होता है कोस थीटा। तो अगर मैं तीनों को साथ लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कि थीटा पर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एंगल है, कितना फील्ड इंटरेक्शन हो रहा है, वो सारी बातें होगी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना? ई ए कोस थीटा, या हम कह सकते हैं फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर, कॉस थीटा इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला? ई वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। फ्लक्स क्या हो गया है? कि स्केलर क्वांटिटी होगी। तो फाई क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉस थीटा आ रहा है इसकी वजह से। अब इसकी अगर मैं यूनिट भी बतानी चाहे तो इसकी यूनिट होती है गाउस, या हम कह सकते हैं वेबर, ठीक है, गाउस भी होती है, वेबर भी होती है इसकी यूनिट। और साथ के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया से भी कर सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम और एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। वेबर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वेबर भी कई बार आ जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी ऐसा कुछ आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे डेरिवेशन थे किसके रिगार्डिंग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ हम बात करें सर गाउस का भी नाम आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो गाउस ने भी दी थी अपने एरिया का, तो उसको नाम दिया गया गाउस लॉ, ठीक है। गाउस लॉ कैसे? ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में गाउस ने भी बताया था। अब क्या बताया था? कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन काम कर रही है आपकी ओपन सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर? ओपन सरफेस। हम यहाँ पे दो तरह के सरफेसेस की बात करते हैं, एक आती है ओपन सरफेस और एक आती है क्लोज सरफेस। हमने यहाँ पे सरफेस लिखी थी, ठीक है। तो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेस वो सरफेसेस होती है जिसको आप दोनों साइड से एरिया वेक्टर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये एक सरफेस है तो ये बिल्कुल ओपन है, ठीक है, ये कहीं से क्लोज नहीं है कि इसका एक एरिया किसी दूसरे की वजह से क्लोज नहीं हो रहा, यानी कि बंद नहीं हो रहा, वो अंदर किसी कमरे में कैद नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो ओपन है। इस तरफ से भी ओपन है, वो इस तरफ से भी ओपन है, और उसका जो एरिया वेक्टर है दोनों तरफ दिखाएगा, इधर भी बताएगा इधर भी बताएगा, तो दोनों तरफ उसका एरिया वेक्टर आ रहा। तो इस केस में इसको कहा जाता है ओपन सरफेस। और क्लोज सरफेस कौन सी होती है आपकी? वो 3D स्ट्रक्चर वाली, कुछ ऐसे, ये वाला। अब यहाँ पे अगर मैं कोई सरफेस लेता हूँ तो उसका एरिया वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ। अंदर तो पैक हो गया वो पूरा पूरा, तो इसका एरिया वेक्टर सिर्फ बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर ओपन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये डेफिनेशन काम करती है। लेकिन अगर क्लोज सरफेस आ जाए, उस पर्टिकुलर रीजन या उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा? वो किसने बताया था? गाउस लॉ ने बताया। तो गाउस लॉ ने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई चार्ज है तो आप क्या करो, उसको इक्वल सरफेस के हिसाब से उसको पहले पैक कर दो। क्या होना है? क्लोज करना है उस सरफेस। अब किसी सिंगल चार्ज के लिए एक सबसे बढ़िया क्लोज सरफेस तो स्फीयर होती है, तो मैंने क्या किया, उसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब इस क्लोज सरफेस में क्या होगा, ये जैसे स्फीयर लिया मैंने, अब उस क्लोज सरफेस से उस चार्ज से निकलना सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के अंदर से पास हो, ठीक है। कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं होगी जो उस फील्ड या उसके सरफेस को छोड़कर बाहर जाए, वो उसके टच करते हुए ही निकलेगी, उस सरफेस के साथ जरूर इंटरेक्ट करेगी, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा। अब इस सरफेस में क्या हो रहा है? सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेयर नहीं कर रहा, इसमें सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ आएंगे, क्योंकि चार्ज को उसके अंदर रखा गया, ठीक है, जैसे क्लोज सरफेस। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होता है, गाउस ने कहा कि वो फ्लक्स डिपेंड करता है उस चार्ज पे और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो the ratio of charge enclosed by a closed Gaussian surface with respect to permittivity of vacuum is known as electric flux, और यही आपका कहलाता है गाउस लॉ। तो ये जो इक्वेशन है पूरी इक्वेशन गाउस लॉ को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके पास क्लोज सरफेस होती है तो उस सरफेस के रिगार्डिंग जो फ्लक्स जनरेट होता है वो कितना होता है? Q by epsilon naught। ये फॉर्मूला लिख देते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर होगा कि गाउस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? दो यहाँ पे डेफिनेशंस क्यों आ रहे हैं, दो फॉर्मूलेस क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि दोनों फॉर्मूले में सरफेसेस अलग अलग ली जाए। अगर हमारी बात की जाए एक ओपन सरफेस के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम इसके रिगार्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के रिगार्डिंग। लेकिन अगर क्लोज सरफेस आ जाए तो हम चार्ज के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि चार्ज और परमिटिविटी वैक्यूम।
और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए 8.854 इंटू 10⁻²। क्लियर है? और यूनिट भी पता होना चाहिए, अगर आपको याद ना हो तो हम याद कर सकते हैं, याद तो के आर बराबर के Q1/r² से के की वैल्यू आप निकाल लेते थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, उसको जो उल्टा करना है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कुछ ऐसा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और गाउस लॉ के। ठीक है, आगे चलते हैं कि सर इन दोनों की हेल्प से हमें मल्टीपल चार्जेस के बारे में कैसे पता चलेगा, सॉरी मल्टीपल रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे पता चलेगा। तो वो कैसे बात करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होगा कि चार्ज को कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिंपल से, ठीक है, चार्ज को 3 तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक होता है लाइन के अकॉर्डिंग, एक सरफेस के अकॉर्डिंग और एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप से होता है, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अब ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम दिया गया है। अगर लाइन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको नाम दिया जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या उसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक वर्ड आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इसमें क्या होता है कि सिंपल सा कोई लाइन है, उस लाइन के ऊपर कोई यानी कोई वायर हो गया, उसमें अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मल्टीपल चार्जेस आ गए, ठीक, क्यू चार्जेस उसके ऊपर है, उसकी लेंथ कितनी आ गई, एल आ गई। तो इसकी जो डेंसिटी होगी, हमें पता है डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम जैसा कुछ होता है, तो वैसा यहाँ पे मास की जगह चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो यानी कि चार्ज अपॉन, अब लीनियर है तो लाइन ली जाएगी, चार्ज अपॉन लेंथ क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बन गई, कूलम पर मीटर बन गई। ऐसे ही सेकंड होती है लीनियर के बाद आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। बस ये थोड़े से नोटेशन जरूरी है क्योंकि आगे हम यूज़ करेंगे नहीं। यहाँ पे क्या होगा, कोई आपने सरफेस ले ली तो सरफेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। और थर्ड क्या हो गई हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। और रो यहाँ पे क्या है कि भाई आपने कोई स्फीयर लिया, उस स्फीयर के चारों ओर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर हो गया, कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, उसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो फॉर्मूला आता है रो बराबर Q अपॉन V, वॉल्यूम की बात। तो इसका क्या बना, कूलम पर मीटर क्यूब। तो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नाम दिया गया, तो लीनियर क्या हो गया Q अपॉन L, सरफेस क्या हो गया Q अपॉन A, और वो क्या हो गया Q अपॉन V। आगे आते हैं भाई, हमने ये दोनों चीज़ें सीखी। सर ये दोनों चीज़ें सीखी क्यों हमने, उसका रीज़न ये है कि अगर ऐसी सरफेसेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस सरफेस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट दूर पे यहाँ में P पॉइंट लिया, उस लाइन की वजह से इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, या उस सरफेस की वजह से उस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, या किसी स्फीयर की वजह से उस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, उन सभी बातों का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले बेसिस, जैसे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Kp अपॉन r3, 2 Kp अपॉन r3, ठीक है, एक्सिस पे और उसके ऊपर इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। तो वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि वो सिंगल चार्जेस से हम निकाल सकते थे मल्टीपल वेक्टर रूल लगा के, यहाँ पर क्या है, वो सिंगल चार्ज की बात ही नहीं कर, हम यहाँ मल्टीपल चार्ज ले लेते हैं। अब कितने चार्ज हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, बता नहीं सकते उसको कि यार एक चार्ज से पकड़ के उसकी वैल्यू निकल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमने लैम्डा, सिग्मा और क्यू का इस्तेमाल करेंगे, और साथ के साथ फ्लक्स भी जाने कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें से कहीं ना कहीं कोई फ्लक्स तो जनरेट हो ही रहा होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी जो फर्स्ट डेरिवेशन है, ठीक है, कि हम फर्स्ट डेरिवेशन में क्या होगा कि एक लाइन के ऊपर या किसी इनफाइनाइट वायर के ऊपर चार्ज ऑन इनफाइनाइट, अगर मैं चार्ज को किसी इनफाइनाइट वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हम फाइंड करें। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ली, उसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट की रीजन की वजह से यहाँ मैंने कुछ पहले सही बना लेते हैं, कुछ ऐसे मैंने उसको मल्टीपल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और ये कोई पी पॉइंट ले लिया, ये इसको यहाँ लिया,
कि इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये निकलना। तो हर चार्ज उस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक इधर लगा रहा होगा, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लगा रहा होगा, ये वाला इधर लगा रहा होगा। इन सबका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको ये बता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो इधर की साइड लग रहा है, यानी कि वायर के जस्ट परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। चाहे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट वायर आगे तक जाएगा, आगे तक जाएगा, ठीक। हम यहाँ फाइनाइट वायर की बात नहीं करें, इनफाइनाइट वायर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, सबका जो नेट निकालने की कोशिश करूँगा वो इधर रहेगा, इस तरफ से लेकर। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि वो मैंने वायर लिया है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलरली हमें मिल रहा है। चाहे मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इधर मिल जाएगा, इस पॉइंट की बात करूँ इधर मिल जाएगा। तो जब मैं उन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करूंगा, इस वायर को अगर मैं क्लोज करना चाहूँगा, कि मैं दोनों सर्फेसेस की बात करनी है, फ्लक्स जनरेट करना तो सर्फेस तो बनानी पड़ेगी। तो जब मैं गाउस लॉ की एप्लीकेशन की बात करूंगा तब मुझे क्या होगा कि उस वायर को क्लोज करना पड़ेगा। और उस वायर को क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा, उस वायर के चारों ओर एक सिलेंडर जनरेट करूँगा ताकि मैं उसे क्लोज कर सकूँ, कुछ ऐसे। यही तो गाउस का लॉ बोलता है कि हमने क्या किया, चार्जेस को किसी एक गाउसियन सरफेस से क्लोज कर दिया, तो उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा, जैसे इस पूरे के अंदर टोटल क्यू चार्ज, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन उसका फ्लक्स हो जाएगा। और उस पी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि उस सर्कल, उस सिलेंडर की रेडियस है जो कि है आर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है उससे, आर। और वायर की लेंथ हमने एल ले ली कि वो सिलेंडर एल, भले इनफाइनाइट वायर के हमने अज्यूम किया यहाँ पर, क्यों अज्यूम किया कि ताकि हमें इस पी पॉइंट पर वैल्यू जो मिले ई नेट इस तरफ हो, ठीक है, इसलिए हमने उसको अज्यूम किया। अब बात करते हैं ई नेट हम निकालेंगे कैसे। तो हमें पता है फ्लक्स की डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया कॉस। अब कॉस थीटा यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया के बीच में कितने डिग्री एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड लग रहा है, वो एरिया वेक्टर जो मैं सिलेंडर की बात करूँगा वो भी बाहर की तरफ ही, तो दोनों के बीच में जो अभी एरिया है, जो वेक्टर थीटा है वो भी 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। हमारे पास फ्लक्स कितना है अभी के केस में, ई ए, और एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो निकाल लेते हैं, अब आगे देखते हैं दूसरा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। गाउस लॉ क्या बोलता है, तो गाउस लॉ क्या बोलता है, गाउस लॉ बोलता है कि अगर आपने किसी चार्ज को एक क्लोज सरफेस से लिंक कर दिया, क्लोज कर दिया, तो उसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी फ्लक्स को बता रहा है, सेकंड वाला भी फ्लक्स को बता रहा है, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकाल लेते, ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं एरिया भी बताना चाहूँ इसका, भाई एरिया क्या है, सिलेंडर ही तो है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है हमारे पास टोटल, 2 पाई आर एल, यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, क्यू अपॉन 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान देना 2 पाई आर एल में इसको थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, अभी रीजन बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। अपॉन 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कुछ वैल्यू लिख सकते थे, क्या थी वो, के। और Q अपॉन एल हमने अभी देखा था, Q अपॉन एल किसके बराबर, लैम्डा के बराबर, क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो 2k लैम्डा, ठीक है, Q अपॉन एल क्या बन गया, लैम्डा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k बन गया, और बचा नीचे क्या, r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 2k लैम्डा अपॉन r। तो किसी भी लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना है, 2k लैम्डा अपॉन, जैसे उसमें 2kp अपॉन r क्यूब आ रहा था, यहाँ पे अगर 2k लैम्डा अपॉन r। अब यहाँ कई बार आपको इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो कुछ वो भी ध्यान रखना हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये r। अब सिंपल सी बात है, वायर के पास रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आर को मैं यहाँ पे अगर 0 कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फाइनाइट चला जाएगा, और अगर आर इन्फाइनाइट जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। नहीं, इसका कुछ डायग्राम ऐसा बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/r, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ज़्यादा बेंड नहीं होगा, हल्का फुल्का कुछ ऐसा ग्राफ इसका हमें शो होगा। क्लियर हो नॉट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास में ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती रहेगी।
तो ये उसका कुछ ग्राफ बनता है, आपको इस ग्राफ भी ध्यान रखना और ये वैल्यू भी ध्यान रखनी, क्या हो न्यूटन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज जो इनफाइनाइट वायर के अलोंग होगा वो उसकी वैल्यू क्या होती है 2k लैम्डा अपॉन r। ऐसे ही हम सरफेस के बारे में जानेंगे कि सरफेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है, ऐसे ही हम वॉल्यूम की वजह से भी जानेंगे, ठीक है, कि वॉल्यूम की वजह से कितना सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और वहां तक आते आते हमारे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। दो ही टॉपिक हमारे पास बचे हैं, एक तो सरफेस वाला और एक वॉल्यूम वाला, ठीक है।